जाहिर तौर पर आप सब जान ही चुके होंगे कि हम इस समय कश्मीर के खूबसूरत वादियों में बैठे हैं। हमारे पीछे आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये झीले डल का नज़ारा है और इसी झीले डल के किनारे पर आज बैठकर मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाली हूँ जिन्होंने अपने जीवन में सेवा भाव को इतनी अहमियत दी कि उनके इस भावना को समझते हुए देश ने उनके लिए खड़े होकर सलामी दी और उन्हें मिला पद्मश्री। मैं आज आपकी मुलाकात करवा रही हूं दिल्ली के पूर्व सांसद और शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य कोर मेंबर हैं ये पद्मश्री श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि हम कश्मीर आए हुए हैं, आपका कश्मीर आने का इस साल का क्या प्रयोजन है, पहले तो उसके बारे में आपसे जानेंगे और फिर जानेंगे आपके जीवन सफर के बारे में। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने जीवन में दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह जिसे कहते हैं कश्मीर में आया हूँ। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ रमेश जादू जी का, हार्मनी फाउंडेशन जो यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं कल, उसके लिए मुझे बुलाया गया। मैंने शायद आज से 5 साल पहले भी आना था, मेरे एक दोस्त थे पीपी सिंह जी ने बुलाया था, लेकिन वक्त नहीं था आने का और आज मिला वक्त। मैं बधाई देता हूँ हार्मनी कल्चर फाउंडेशन को जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन रखा और खुद गवर्नर साहब उसमें आ रहे हैं कल कार्यक्रम में जी। मैं दिल से खुश हूँ इस बात के लिए। दिल्ली की संसद की गहमा गहमी, एक गर्म माहौल, गर्म मिजाज के लोग और उसके बीच में सियासत के दाव पेच चल रहे हैं और बीच में आपके अंदर की वो सेवा भाव जागृत हो गई, कैसे हुआ ये? देखिए, वक्त इंसान को कुछ भी करा देता है और कई छोटा सा हादसा इंसान के जीवन को बदल देता है जी। मैं अपने जीवन में 2 बार काउंसलर रहा, 1 बार विधायक रहा, बट जो मैंने 95 में दिल्ली के अंदर एक हादसा देखा उसने मेरे जीवन को बदल दिया जी। एक शमशान घाट में हम जाते हैं क्रिमेशन के लिए, मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ एक व्यक्ति लोगों की जली हुई अध जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठा रहा है और उसको टोकरी में रख रहा है। तो मुझे लगा चोरी कर रहा है। जब उससे पूछा, हमने बात करी, तो उनका कहना था कि मैं चोरी नहीं कर रहा, मेरे जवान बच्चे की मृत्यु हो गई जिसका इलाज कराने आया था, इतने पैसे नहीं है कि मैं संस्कार कर सकूं। हमारे को ईश्वर ने उसमें ठोकर मारी कि जिस दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, दिल्ली के अंदर जहां लोग करोड़ों रुपए शादी में, ब्याह में, बच्चे के जन्मदिन में, कार में, मकान में लगाते हैं, वहाँ एक आदमी बच्चे की लाश लेके बैठा है यार। हमारे लिए बड़ी जलालत की बात है। हमने उसका संस्कार कराया। उसके बाद एक मीटिंग करके हमने प्लान किया कि क्यों ना हम कुछ करें। मेरे कई दोस्तों ने कहा यार ये तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है जी। अक्सर लोगों की निगाहें सरकार की ओर ही रहती हैं। मेरा जवाब ये था, यार हमारे घर में बिजली नहीं आती तो हम इन्वर्टर लगाते हैं ना, बिल्कुल। पानी साफ नहीं होता, आरओ लगाते हैं ना, सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं ना सुरक्षा के लिए, तो क्यों ना ये काम भी हमें शुरू करें। तो हमने एक शमशान घाट अडॉप्ट किया, एक एम्बुलेंस बनाई डेड बॉडी के लिए। लोगों ने हमें बहुत धुतकारा भी, कईयों ने चढ़ाया भी। मेरा सगा भाई कहता था देखो लाशों का व्यापार शुरू कर दिया है, कफन बेचते हैं। लेकिन मुझे एक बहुत सियाने आदमी ने कहा, सीबीआई के डायरेक्टर थे, कहते शंटी जी अब आपने शुरू किया है ना, आंखें खुली रखना, कान बंद रखना। क्या बात। और मेरे को जो सबसे बड़ा पीठ पे थपथपा दिया मेरी माँ ने दिया। मेरी माता जी ने 3 बातें मुझे कही, कहते शंटी बेटा तूने शुरू किया है ना, इसको बंद मत करिए। और दूसरी बात, किसी को मना मत करिए, रात के 2 बजे हो 3 बजे हो, ये तू नहीं करा रहा, ये वो तेरे पे सम्मान मान करके आ रहा है जो आ रहा है। तीसरी बात, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि कभी अपने आप गुमान मत करियो, अहंकार मत करियो, तू सेवा कर रहा है, ये ईश्वर ऊपर वाला करा रहा है तेरे से। बिल्कुल। उन तीनों चीज़ों को पल्ले बांध के काम करते चले गए जी। 17 शमशान घाट अडॉप्ट कर लिए और कोरोना आने से पहले तक 53,000 डेड बॉडी हमने दिल्ली जैसे शहर में क्रिमेट करवाई। ऐसे लोग जिनका कोई वाली वारिस, हाँ, कहीं था, नहीं भी थे वारिस, तो पैसे नहीं थे जिनके वारिस थे, तो उनके पास जो असहाय कह सकते हैं, मजबूर कह सकते हैं, जो परदेसी लोग आते थे, विदेशी लोग आते थे, वो बस करते चले गए और कोविड आ गया। कोविड के दौरान भी ऐसी ही बातें सामने आई थी। कुछ ऐसे लोग जिनके शब्द छोड़ चुके थे, अपने रिश्ते नातों ने जिनसे मुंह मोड़ लिया था, उनका रुख आप लोगों ने किया और उसी की सराहना में आपको बहुत सारे पदक मिले, कुछ शाबाशियां भी मिली जिनके बारे में बात करूंगी। कोविड के दौरान यही काम तेजी से देखने को आया था, उस समय कितनी मुश्किलें आपको देखने को मिली? कहर था जी। बाप ने बेटे को कंधा देने से कई जगह मना किया, बेटों ने बाप को कंधा दिए ही नहीं।
अपनों ने अपनों को छोड़ दिया जी, लाश को हाथ लगाने से मना कर दिया। एक एक घर में 4-4 बेटे खड़े होते थे, कोई कहता था बीमार हूँ, कोई कहता था डर लगता है, लेकिन जब लाश लेके चलने लगते थे तो कहते थे अंकल एक बार दर्शन करा दो। और दर्शन करने के बहाने से किसी ने बाप की हीरे की अंगूठी उतारी, किसी ने माँ की बालियाँ उतारी, किसी ने मरे पड़े के अंगूठे लगवाए। कहर था। सच बोलूं, जो हमने देखा है, मैं जब उसका जिक्र भी करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे को हमारी औकात दिखा दी थी कि हम कुछ भी नहीं है यार, करोड़पति है चाहे साइकिल वाले हैं, घर के अंदर बंद हैं, दरवाजे के नीचे से थाली आ रही है रोटी की, ये सब कुछ दिखाया हमें ईश्वर ने। हम संभले ना संभले अलग बात है, समझे ना समझे अलग बात है, लेकिन सच दिखाया हमको कि इनके लिए हम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, मकारी करते हैं, वो कौन है, बच्चे हैं। जी जी। उन्होंने करने से मना कर दिया हमारे को। और प्रशासनिक पोल भी खुल गई कई जगह पे। जब दिल्ली जैसा राष्ट्रीय राजधानी, जहाँ अक्सर आप स्लोगन सुनते होंगे बिजली आप, पानी माफ, वहाँ सांस माफ नहीं थी। दिल्ली में 25 लोगों का एक रात में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मर जाना, एक ही हॉस्पिटल में, और बत्रा हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर का मर जाना, ये बहुत बड़ी जलालत की बात थी हमारे लिए। और मैं दावे से कहता हूँ कि दिल्ली में अगर होम मिनिस्टर सड़क पर नहीं उतरते और मिलिट्री नहीं उतरती तो लाशें फुटपाथ पर पड़ी होती। 200 डेड बॉडी एक रात में, 200 डेड बॉडी एक दिन में आना, लाइनें लगी हुई शमशान घाट के बाद। ये दौर तो मुझे लगता है पूरे विश्व में ही इसी तरह का प्रकरण जो है देखा होगा इस समय कोविड के ज़माने में। लेकिन खासतौर पर जब हम अपने देश की बात करते हैं, सरकार ने उस समय कई ऐसे कड़े कदम भी उठाए जिनकी वजह से आज देश बचा हुआ नजर आता है और देखिए, किसी अगर हद तक सही भी नजर आता है। देखिए, हम भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया। जी। नहीं तो आज चाइना जैसा हाल होना था यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, सच बताऊँ मैं। क्योंकि जो अलग अलग, मैं दिल्ली की बात करूँगा, दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उनमें, उनके अंदर ग्लव्स नहीं थे, पीपी किट नहीं थी, स्ट्रेचर नहीं थे, मास्क नहीं थे। वो बेचारे डॉक्टर, नर्सेज, मैं सच बोलूँ, मैं डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियन, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, उन्होंने भगवान के रूप में काम किया। पुलिस, सफाई कर्मी, सिविल डिफेंस वाले, इन्होंने भगवान के रूप में काम किया। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे काफ़ी तादाद में, उन्होंने गुंडागर्दी भी की है। 25-25 लाख रुपए के बिल लिए उन्होंने, 25-25 लाख रुपए, जिस बीमारी का इलाज नहीं था। जहाँ अच्छे लोग थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, प्रवासियों की मदद कर रहे थे, लंगर बांट रहे थे, हम लोगों ने लकड़ी का लंगर लगा दिया शमशान घाट में, एम्बुलेंसें चला दी, शव वाहन चला दिया। वहीं एक ऐसा तबका भी दिल्ली में खड़ा हो गया जो 2000 का इंजेक्शन 2 लाख में बेच रहा था, 500 का ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 का बेच रहा था। तो यहाँ आपको लगता है कि इंसान की जो इंसानियत है वो कहीं मरती हुई नजर आ रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? और क्या आपको लगता है कि संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है? मैंने कोटेशन डाली थी परसों, कोविड की पिक्चर निकल आई मेरे उसमें, मैंने कोविड में क्या किया उसकी एक छोटी सी कोटेशन डाली थी कि आज से 2 साल पहले मैंने दिल्ली के एक शमशान घाट में इंसानों को और इंसानियत को मरते हुए देखा है। सही बात। कोविड के दौरान आपने, क्योंकि शमशान के साथ तो आपने फिलहाल के लिए लोगों की वजह से अपना सेवा भाव जोड़ ही लिया था, कोविड के दौरान आपने कई ऐसी लाशों का भी संस्कार किया है जिनका कोई वाली वारिस नहीं था। और कोविड में तो वैसे ही शमशान घाट पर ऐसी लाशों को जलाने से भी मना कर दिया जाता था। कितनी मुश्किल हुई आपको उस समय पे अपने इस कार्य को, इस सेवा भाव को आगे बढ़ाने में? अगर हमारे को 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता एम्बुलेंस के बारे में, बॉडी को मैनेजमेंट करने के बारे में, बॉडी को पैक कैसे किया जाता है, क्योंकि मेरा खुद का छोटा बेटा जो लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसका बड़ा सहयोग रहा, मेरे परिवार का सहयोग रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 100-125 डेड बॉडी क्रिमेट करने के बाद जब हम बाहर निकलते थे रात को, तो फिर 5-10-15 बॉडी ऐसे पड़ी होती थी जिनका कोई वली वारस नहीं होता था। उसके ऊपर फ़ोन नंबर लिखा होता था, कफन के ऊपर हम फ़ोन करते थे तो आगे से जवाब मिलता था कि शंटी जी आप ही कर दीजिए, अब हम आ नहीं सकते, हम थक चुके हैं, हम टूट चुके हैं। कोई कहता था पैसे नहीं हैं। तो रोज़ 10-15 तो हम अनाथ लोगों का, लावारिस लाशों का भी करते थे, और कुछ चारा ही नहीं था। हमने अपना कर्म निपटाया, हम किसी अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहे थे, हमने नहीं सोचा था कि पद्मश्री मिलेगा। जी, आप जो ये सेवा भाव दे रहे थे, इसमें वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, इंसानियत नहीं है, मानवीय भावनाओं से हटकर मैं ये बात पूछ रही हूँ, क्योंकि लोगों को अक्सर सुनकर ये भी लगता होगा कि क्यों, ठीक है, कई लोगों ने ऐसा सेवा भाव दर्शाया था,
कोरोना काल में और कोरोना काल के बाद भी और अभी तक भी दर्शा रहे हैं, तो ऐसी क्या खास बात है? लगभग कितनी लाशों को आपने सम्मान के साथ शमशान घाट से ऊपर तक पहुंचाया? 4266, बहुत बड़ा आंकड़ा है। जिसमें से 199 मुस्लिम भी हैं, 14 क्रिश्चियन भी हैं, सनातन धर्म से भी किया, हर कम्युनिटी के लोगों का किया हमने। लेकिन हमको वो मृत आत्मा में ना कोई धर्म नज़र नहीं आता था, मजहब नज़र नहीं आता था। हमें लगता था कि इंसान है यार, वो अगर कब्र में जाएगा तब भी वो इंसान है, जब जलेगा तब भी इंसान है। तो हम अपना कर्म कर रहे थे जी। हमें जब फ़ोन आते थे कनाडा से, अमेरिका से कि हमारे अंकल जी, हमारे पापा जी पड़े हुए हैं, उनका संस्कार कर दीजिए घर के अंदर, क्योंकि बड़ी बड़ी कोठरियों में एक एक बंदा पड़ा हुआ है, बच्चे बाहर हैं, कोई उठाने वाला नहीं था। 4-4, 5-5 दिन पुरानी लाशें उठाई हैं हमने, जिसमें से स्मेल आती थी, अकड़ चुकी थी लाशें। और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे को फ़ख्र है कि हमारे को सेवा बख्शी परमात्मा ने। लेकिन मुझे एक मीडिया से फ़ोन आया, जबकि द्वारका में एक लाश पड़ी है 5 दिन से, और एक बहू ससुर के पास बैठी है, बेटा कनाडा में है। 5वीं मंजिल पे थे, लिफ्ट नहीं थी। हम लोग गए, बॉडी को मैनेज किया, सैनिटाइज किया, नीचे लेके आए। तो बहन अकेली थी वहाँ पे, जो उनकी बहू थी मतलब, तो थोड़ा सा रो पड़ी। तो वहाँ एक माता जी खड़े थे, कहने लगे बेटा अब क्यों रो रही है, तो अब तो सारा तेरा इंतजाम हो गया। जो उस बहन ने बात कही ना, मेरे रूम पे खड़े हो, कहने लगी माता जी ये आंसू ना पापा के जाने के नहीं है, वो तो सूख चुके हैं। ये जज्बात के आंसू हैं, जो मेरे जज्बात जागे हैं अभी, कि 5 दिन मेरे पापा की लाश को पड़े हुए घर में हो गए। मैंने दिल्ली का कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, दिल्ली गवर्नमेंट का, जहाँ मैंने फ़ोन ना किया, कोई नहीं आया। जहाँ एक सरकार फेल होगी, एक सरदार ने आके मेरा काम कर दिया। बहुत बड़ी बात ये है। बात उसने कह दिया, मेरा कहा जाता है कि पाँव सूखे हुए पत्तों पर संभल कर रखना, धूप में मांगी की छाँव तुमने इनसे कभी, और वो छाँव जो है वो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे थे। शंटी जी, आपसे एक व्यक्तिगत सवाल जरूर करना चाहूँगी। ऐसा कार्य करने के लिए, ठीक है, हमने देखा है कि आपका समुदाय जो है, सिख समुदाय जो है, वैसे ही सेवा के लिए हर तत्पर रहता है, लेकिन इस तरह का काम करना, लाशों के साथ जुड़ना, फिर लाशों को आगे तक पहुंचाना, ऐसे काम के लिए परिवार बहुत कम होते हैं जो साथ में खड़े रहते हैं। आपके साथ कौन कौन खड़ा था इस मुश्किल में, और किस तरह से उन्होंने आपको आगे तक पहुंचाया? देखिए, मेरी माँ ने पहले आशीर्वाद दिया था, मैंने बताया, फिर मेरी धर्मपत्नी ने साथ दिया, क्योंकि मैंने बहुत 27 साल पहले शुरू किया। फिर बेटा जो मेरा लंदन से पढ़ के आया, वो भी, दूसरा बेटा मास कॉम करके वो भी मेरे साथ लग गया। अगर परिवार का साथ नहीं रहता तो शायद मैं कुछ ना कर पाता। परिवार ने बहुत बड़ा साथ दिया। 2 बार हम कोविड में गए, मैं 2 बार डेथ बेड पे गया, मेरा बेटा वेंटिलेटर पे था, मेरा ड्राइवर चला गया, एक 27 साल पुराना ड्राइवर था, कोविड में मर गया, वो शहीद हो गया। लेकिन हमने काम नहीं रोका। मैं सबको एक ही बात कहता था कि हम मिलिट्री की तरह काम कर रहे हैं 27 साल से। मिलिट्री वाला जंग लगने पे अगर घर में मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा, उसको सीमा पे लड़ना है, और हमारी सीमा शमशान घाट थी। बहुत मैं धन्यवाद करूंगा कि मुझे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने फ़ोन करके बधाई दी शमशान घाट। मैं इसी बात पर आने वाली थी कि ये सेवा भाव के चलते आपको एक शाबाशी की धक्की मिली थी फ़ोन पर, तो उसके बारे में जरूर जानना। मैं 27, वैसे तो रोज़ फ़ोन आते थे मिनिस्टर्स के कि शंटी जी जल्दी संस्कार कराओ जी, लेकिन 27 अप्रैल को रात को 2:30 बजे मुझे एक फ़ोन आता है। रात को 2:30 बजे तक आप काम कर रहे थे? हाँ, पूरी रात करते रहते थे हम तो, लाशें ख़त्म ही नहीं होती थी। 2:30 बजे फ़ोन आया तो मैंने कहा मेरे कान से फ़ोन लगा दो, मेरे हाथ भी गंदे थे, सही बोलूँ तो। जो बात उन्होंने कही, मुझे 1 मिनट के अंदर मेरे सिरहन दौड़ गई। अरे शंटी जी, हम आपको टीवी पे लाइव देख रहे हैं, सारा देश आपके साथ है, इसी तरीके डट के सेवा करते रहे, जय हिंद। मैंने कहा सर कौन बोल रहे हैं? कहते हैं नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री देश कहते हैं ना, माइक्रो लेवल पे देखते हैं। उन्होंने शाबाशी दी। और 25 जनवरी को मैं सोया हुआ था जब मुझे होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि शंटी जी आपका नाम पद्मश्री के लिए दिया गया है। मैंने शुक्राना किया ऊपर वाले का। और जब मैं बाद में मिला चाय पार्टी पे, तो मुझे पूछा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि शंटी जी आपके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई? तो मैंने एक जवाब दिया, मैंने कहा जी वैसे तो हम गुरु गोविंद सिंह जी की औलाद हैं, और बचपन से एक ही बात पढ़ते आए थे कि देश सेवा बरमोहे एह शुभ कर्म ते कबो न टरो। और दूसरा एक आप जैसे जाबाज को देख कर वो काम करने का दिल करता है। प्रधानमंत्री जी इस बात पर बहुत मुस्कुराए भी, आशीर्वाद भी दिया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, होम मिनिस्टर साहब का, राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने इस काबिल समझा। तो मैं फिर कहता हूँ कि अवार्ड शंटी को नहीं मिला है, ये मेरे ड्राइवर्स को मिला है, ये मेरे शमशान घाट पर काम करने वाले कर्मियों को मिला है, मेरे परिवार को मिला है। और ये जिम्मेदारी है, अवार्ड नहीं है। आगे भी कभी देश के ऊपर
ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा कोई ऐसी विपदा आती है तो शहीद भगत सिंह सेवा दल और जितेंद्र सिंह शंटी इसी तरीके से डट के देश की सेवा करेगा। जितेंद्र सिंह शंटी जी, आज आपके साथ बात करके वाकई मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूँ और आपके कांधे पर ये जो पद्मश्री लटकता हुआ मैं देख रही हूँ उससे और भी ज़्यादा आपके लिए मान और सम्मान बढ़ता जा रहा है और आप इसी तरह अपने सेवा भाव को आगे बढ़ाते रहिए। इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि हम तो वो वृक्ष हैं जो जमाने के काम आएंगे, सूख भी गए कभी यारों तो जलाने के काम। क्या बात है सर, यही आपका संदेश मुझे लगता है युवा पीढ़ी के लिए भी होगा कि सेवा भाव की तरफ ही चलें। मैं अवेयर करता हूँ सब जगह जाके, पूरे देश के कोने कोने में एज ए मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कोर कमेटी और एज ए पद्मश्री कि आप देश की सेवा करिए। बच्चों, अवार्ड के लिए मत कीजिए और किसी काम को छोटा मत समझिए। वो छोटा काम आपको राष्ट्रपति भवन में अपने आप खड़ा कर देगा जाके। जब एक गरीब घर का बच्चा शंटी जो म्यूनसिपलिटी के स्कूल में पढ़ा है, टाट पट्टी में बैठ के, आज अगर वो राष्ट्रपति भवन पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? आप भी पहुंच सकते हैं, बशर्ते डेडिकेशन के साथ, अच्छी नीयत के साथ आप देश की सेवा करें। जितेंद्र सिंह शंटी जी, आपने हमसे बात की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।